नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? सभी साथियों का अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज एक मोटिवेशनल सेशन में एक ऐसी शख्सियत से मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से, चुनौतियों से भरा सफर उनका रहा, लेकिन उनका जोश और जुनून काबिल तारीफ था। आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो कांस्टेबल से लेके स्कूल लेक्चरर, व्याख्याता तक पहुंचे हैं और उन प्रस्तुतियों में पहुंचे हैं जिन प्रस्तुतियों में आप और हम तो हौसला तोड़ देते हैं, अपना हौसला डगमगा जाता है। लेकिन उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया, उन बाधाओं का सामना किया और आप खुद उनकी कहानी सुन के रोमांचित हो उठेंगे। तो साथियों, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बीएल डारा सर को, जो देख सकते हैं आप कांस्टेबल से लेके स्कूल लेक्चरर तक आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भड़सिया, जो प्रोफेसर डीडोना कुचामण में पढ़ता है, उनमें स्कूल लेक्चरर हैं। तो आज ऐसी एक महान शख्सियत से मैं रूबरू करवाना चाहता हूं ताकि आप लोग कभी ये ना कहें कि सर हमारी पास आर्थिक परिस्थितियों की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप कभी ये नहीं कहें कि सर हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं थी। आप कभी ये नहीं कहें कि साथ हमारे पास मोटिवेशन का आपका अभाव था। ये जो आपके जितने भी आपके सामने समस्या है, उनसे ज्यादा उनके सामने समस्याएं खड़ी थी। उन समस्याओं से फिर कांस्टेबल बनने के बाद आप उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान रहते हुए पढ़ाई की और आप समझ सकते हैं पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई करते हुए स्कूल लेक्चरर बने। तो आज मैं उन शख्सियत से आपसे रूबरू करवाना चाहता हूं। आज आप लोग भी उनना सुनना चाहते हैं क्योंकि आप और उनकी प्रस्तुतियां लगभग एक जैसी है। तो सर वेलकम, आइए। तो आज आपके बीच इस अपनी तैयारी प्लेटफॉर्म मंच पर हैं भंवरलाल जी डारा सर, बीएल डारा सर। और चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आप पीछे छाया चित्र तो देख ही रहे हैं। ये कांस्टेबल थे पहले 2015 में, और उससे पहले बीएसएफ में कांस्टेबल में इनका सिलेक्शन हुआ और वर्तमान में ये स्कूल लेक्चर के पद पे हैं। तो सर अपना एक सामान्य परिचय जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं, उनको बताइए अपने बारे में कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप किस पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं और क्या आपकी और उनकी पृष्ठभूमि क्या लगभग समान है? सबसे पहले राहुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीके पॉइंट राहुल और अपनी तैयारी के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित करने का मौका दिया, यहाँ बुलाया, मंच साझा करने का आपने एक अवसर दिया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर एक मंच साझा करने का मौका दिया, जिससे मैं अपने विचार साझा कर सकूँ और कई प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ यानी मोटिवेशनल यानी कि शब्द अपने प्रकट कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा सर आपका पहले। और सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी सामान्य जानकारी या परिचय देने का प्रयास करूंगा कि मेरा नाम भंवरलाल डारा और शॉर्ट में मुझे बीएल डारा सर के नाम से इनके जानते हैं। और मैं डीडवाना कुचामन जिले के परबसर तहसील के एक छोटे से गांव बड़सिया से बिलोंग करता हूं। और मेरी पृष्ठभूमि एक सामान्य किसान परिवार से रही है। और किसानों का जो जीवन है बड़ा ही संघर्षशील होता है, और उसी एक संघर्षशील परिवार से मैं इस मुकाम तक के नहीं पहुंचा हूं। मुकाम तो नहीं कह सकता, एक मेरी छोटी सी यात्रा है जो अनवरत अभी भी चल रही है और आगे भी इनकी चलती रहेगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और मेरे माता पिता खेती बाड़ी से जुड़े हुए किसान हैं। आज भी उनको उन्हीं वही काम पसंद है और मैं भी उनके यदा कदा कामों में हाथ बटाते रहता हूँ। तो खुशी होती है, गर्व भी होता है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। डारा साहब, जैसे कि आपने सुना, हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि में ऐसा होता है कि फौज पुलिस की नौकरी सफिशिएंट होती है। तो आप पहले 2015 2013 में बीएसएफ में कांस्टेबल पद पर चयनित हुए, उसके बाद 2015 में आप राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद पर चयनित हुए, यानी आपका सफर कांस्टेबल से शुरू हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपसे भी जानना चाहता हूं, क्या ग्रामीण पृष्ठभूमि में उस दौर में स्कूल लेक्चरर का तो कोई चलन ही नहीं था? स्कूल लेक्चर तो बहुत रेयर ऑफ रेयर ही बनते थे, और गांव के लोग स्कूल लेक्चर यानी ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे स्कूल लेक्चर बनेंगे, गजेटेड ऑफिसर बनेंगे, ये तो एक सपने जैसा होता था। तो आपका ये जो प्लान है, आपके मन में ये विचार कब आया, ठीक है, कि आप भी स्कूल लेक्चर बन सकते हैं या बनना चाहिए आपको? जी सर, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा
कि हमारी सोच क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पहले आज के दौर से पहले 2004 2005 के आसपास इतनी थी कि फौज पुलिस की कोई भी एक छोटी सी नौकरी पकड़ो और अपने घर परिवार को नहीं सेटल करो, ऐसी ही मानसिकता हुआ करती थी। लेकिन जब जब धीरे धीरे गांव में मार्गदर्शन बढ़ा, मोटिवेशन मिला, आप जैसे भी कई यानी व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ने को मिला, सुनने को मिला, तो फिर बच्चे प्रेरित हुए। आजकल की पृष्ठभूमि और उसमें बिल्कुल मैं कहूँ तो रात दिन का अंतर है। और उस समय जब मेरा 2012-13 में बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ, हम एक साथ 8 यानी कि जनों का सिलेक्शन हुआ गांव में, और 7 जनों ने ज्वाइन किया और मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो जिसके कारण घर वालों से, रिश्ते नातों से ये ताना सुनने को मिले कि भाई आई भी लक्ष्मी को आपने ठुकरा दिया, पढ़ी कहाँ है इतनी नौकरियां, और आप यानी कि बड़े कहीं घमंड वाले हो और धरे के धरे नहीं रह जाए। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, और मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत की बात अपन आगे भी करेंगे। मेरी माँ ने एक ही बात कही थी कि बेटा घर परिवार आपको संभालना है, और उसी हिसाब से आप डिसीजन ले लो कि भाई आपको आगे करना है या नौकरी ज्वाइन करनी है। तो घर परिवार इसके नाते उन्होंने कहा भाई कि नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा एक लंबा सफर तय करना था जो मेरे अकॉर्डिंग इनकी उससे पूरा नहीं हो पाता था। इसीलिए बीएसएफ की इनकी नौकरी थोड़ी छोड़नी पड़ी, फिर आगे के सफर पर निकल पड़े। देखिए, मैं एक युवाओं को भी यही संदेश देना चाहूंगा कि नौकरी कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, लेकिन बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले छोटे लक्ष्यों को हासिल करना जरूरी है। आप आरएस, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यदि आईएएस बड़ा लक्ष्य है, सिविल सर्विसेज, तो मैं ये मानता हूं कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले आपके पास एक बेसिक जॉब होनी चाहिए, ताकि आपके पास सामाजिक दबाव हट जाएगा, आप थोड़ी इकोनॉमिकली फ्रीडम हो जाओगे, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। ठीक है, परिवार इनका दबाव थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि आपके पास एक जॉब है। ठीक है, और यदि आपके पास एक बेसिक जॉब होगी तो आप उस लक्ष्य को, क्योंकि वो एक अनसर्टेनिटी वाली यात्रा होती है, हो सकता है 1 अटेम्प्ट में हो जाए, 2 अटेम्प्ट में हो जाए, कितना वक्त लग जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिक जॉब आपके पास होनी चाहिए। नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, लेकिन आपके बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पहले आपके पास एक जॉब होनी चाहिए। क्या राय है इसके बारे में? बिल्कुल, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि फाइनेंशियली घर वाले भी इतनी हेल्प नहीं कर पाते हैं कि भाई कि आप हमें लंबे समय तक आपको तैयारी के लिए छोड़ सकें या भेज सकें। तो कहीं ना कहीं जो भी जॉब हो एक बार आप पकड़ लें, फिर अपना जो भी ड्रीम्स है उसको लेकर आप आगे बढ़ते जावें। जितना समय आपको मिले उसमें पूरा ताकत के साथ आप लगे, पूरी यानी कि रणनीति के साथ उतरे। तो कहीं ना कहीं यानी कि एक जॉब लगा हुआ व्यक्ति भी आगे चलकर एक बड़ी जॉब यानी प्राप्त कर सकता है। और नौकरी कोई छोटी मोटी नहीं होती है, जैसी भी मिले आप एक बार यानी कि उसको पकड़े और फिर आगे एक अपने लंबे सफर पर निकल पड़े। एक मेरा और प्रश्न है, क्या सरकारी स्कूल में ऐसा अमूमन ऐसी धारणा है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो एक अच्छी पोस्ट पे जाते हैं? आप भी स्कूल लेक्चरर हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। ठीक है, क्या आप भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे? और क्या जो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, क्या इस लक्ष्य तक या इससे भी ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं? आपकी जो स्कूलिंग हुई वो सरकारी स्कूल में हुई या प्राइवेट स्कूल में हुई? हिंदी मीडियम हुई या इंग्लिश मीडियम हुई? जी सर, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम हो चाहे प्राइवेट हो चाहे यानी कि गवर्नमेंट स्कूल हो, जहाँ से भी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले या जहाँ से भी आप स्टडी के बारे में गंभीरता से यानी विचार करना शुरू कर दें, मेरे लिए अनुसार कोई भी स्कूल छोटी बड़ी या कम ज़्यादा नहीं हो सकती है। आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के साथ साथ राजकीय विद्यालय में भी कई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को मोटिवेट करने वाले होते हैं और उनको सही मार्गदर्शन देखते हैं, तो फिर वो निश्चित रूप से आगे तक का लंबा सफ़र करते हैं। मैं मेरी बात करूं तो पहली से लेकर 10वीं तक की मेरी जो स्टडी है गांव के राजकीय विद्यालय में हुई, और एक संघर्ष वाला दौर क्लास 10वीं के बाद ही शुरू होता है कि हम 11th-12th क्लास से यानी पढ़ने के लिए हमें हमारे गांव से लगभग 9 किलोमीटर दूर। आज तो शायद आपके गांव में ही ये माध्यमिक विद्यालय हो गया है, बिल्कुल सर, शुक्रगुजार हूँ शिक्षा विभाग के, हमारे गांव के बच्चों को आज 12th क्लास तक की स्टडी यानी कि उसी गांव में प्राप्त हो रही है, बाहर नहीं जाना पड़ा है, मात्र 100 मीटर की दूरी से। और एक मैं साझा विचार करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच कि हम करकेड़ी जो मेरे गांव से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है, हम पर डे यानी कि 9 किलोमीटर पैदल चल के विद्यालय पहुँचते थे। प्रिंसिपल सर ने कहा कि भाई अगर आपको पढ़ाई करनी है तो 7 बजे आए, नहीं आनी है तो पढ़ाई छोड़ दें। लेकिन हम बड़े जुनून के, जिद के पक्के कि भाई क्या चलेंगे तो बिल्कुल पढ़ाई करेंगे। हम 6 जने वहाँ जाते, अर्ली मॉर्निंग 4:30 उठते और लगभग 5:30 हम गांव के बड़ के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते। फिर हमारी यात्रा शुरू होती 5:30, हम 7:30 बजे हम पहुँच जाते। 9 किलोमीटर पर डे यानी 1.5 घंटा चलना।
तो 1.5 घंटा आप पैदल चल के पैदल चल के जाते, और 9 यानी कि किलोमीटर की जो दूरी है पर डे यानी कि वहाँ तक यानी पहुँचना, क्योंकि हमें कुछ बनना था, कुछ यानी कि करना था। इसीलिए हमने नहीं देखे, बारिश का मौसम भी होता, कभी लू भी चलती रहती, तो भी हम निरंतर यानी आगे बढ़ते रहे। परिस्थितियाँ हमारा रास्ता रोकने में इनकी काफ़ी पीछे रह गई। लेकिन उस दौरान साइकिल का जमाना होता था, जिसके पास साइकिल होती थी वो थोड़ा मतलब एक अच्छा खासा क्लास मेंटेन करता था। तो क्या आप भी साइकिल का कोई किस्सा है आपका? सर एक वाकया आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि उस समय जब हमें एग्ज़ाम देने जाना होता था तो सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँचना होता, और उसमें साइकिलें होती नहीं। तो मेरा एक साथी था, वो साइकिल लेके आया, और साइकिल के अंदर उसकी ट्यूब नहीं होता था, वो भूसा होता था यानी कि गेहूं का, उसको भरकर वो चले। और हम यानी कि जैसे एक साइकिल किराए पर लेके आए, तो बाय दिवस संयोग से उसमें 6 पंचर हो गए। अब उस समय 2 रुपये भी मिलना बड़ा मुश्किल था, तो 24 रुपये पंचर वाले ने बना दिए। तो एक वो दौर था, तो हमने बिल्कुल टायर आ जाता सर, है ना, इतना यानी कि भाई कि हम लगातार चलते गए, चाहे पैदल चलो चाहे साइकिल से चलो, भाई अपनी पढ़ाई निरंतर रखी। एक और सवाल है बहुत सारे युवाओं के मन में कि सर क्या सफलता या सफल होने के लिए आर्थिक परिस्थितियां कहीं ना कहीं बाधक होती है क्या? क्या गरीब परिवार या यूं कह सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का विद्यार्थी है, क्या वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है क्या? जो लोग कहते हैं कि सर हमारी आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं है। तो बिल डारा साहब, मैंने भी आपके बारे में सुना कि आप एक सामान्य परिवार से आते हैं मेरी तरह, ठीक है? तो क्या आर्थिक परिस्थितियां कहीं ना कहीं बाधक होती है? आपका क्या मानना है? और उससे पहले मैं आपको इनके संघर्ष के दिनों की कुछ कहानियां हैं वो भी सुनाऊंगा, बड़ी मजेदार कहानियां हैं, और कुछ मैं आपको चल छाया चित्र भी आपको दिखाता हूं। जी सर, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आर्थिक परिस्थितियाँ उतना यानी कि महत्व नहीं रखती है, उसमें आप कैसे एडजस्ट करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। एक मैं अपने जीवन के संघर्ष का दौर की यानी कि कहानी आपको सुनाता हूँ। क्लास यानी 10th के बाद मेरी पढ़ाई स्टॉप सी होने लगी। मैंने माता जी से अनुरोध किया कि आप मुझे एक क्लास पढ़ा दिया जाए, फिर मैं अपनी व्यवस्था देखूँ। क्लास 11 जैसे तैसे उन्होंने पढ़ा दिया। 11वीं के बाद ये स्थिति आ गई कि फीस भरने के लगभग 120 रुपये उस समय यानी फीस लगती थी, वो भी यानी कि शायद अफोर्ड नहीं हो पाती थी, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से थे। तो मैं 11वीं क्लास में एक खदान में काम करने के लिए गया था, सुलुम्बर यानी कि मुझे याद है, और मुझे 1200 रुपये मिले थे। जो आज जिला बन गया हो। बिल्कुल जिला बन गया, और मैं खदान में काम में आया जो 500 मीटर गहरी। अब आप सुन सकते हो, समझ सकते हो कि भाई 11वीं क्लास का बच्चा मुश्किल से 15 साल का होगा। उस समय मुझे कमाने के लिए जाना पड़ा। 1200 रुपये आए, मेरी फीस भरी, छोटे भाइयों की फीस भरी। फिर जैसे तैसे 12वीं की, 12वीं आने के बाद फिर उसमें परिस्थितियाँ विषम थी। तो 12वीं पढ़ने के बाद यानी कि लगभग मैं 3 साल तक यानी किशनगढ़ मार्बल एरिया में मार्बल जो गोदाम्स वगैरह होते हैं उसमें मुनीम का काम किया। 8 महीने में स्टडी करता, 8 महीने नौकरी और 4 महीने स्टडी करते रहते। प्राइवेट एग्ज़ाम दिया था, बीए ग्रेजुएशन वो प्राइवेट रही। और उस समय मुझे याद है कि भाई कि लगभग 22,000 रुपये यानी कि बीएड की फ़ीस होती थी। तो इतनी बड़ी एफोर्ड करना तो मुश्किल काम था। तो मैंने 3 साल कभी 500 कभी 200 कभी 1,000 रुपये इनके बचाए, और बचाने के बाद यानी मेरे पास इतनी फ़ीस होगी कि मैं बीएड कर सकूं। क्योंकि सर मेरा एक क्लास 7 से ही सपना था कि मैं टीचर बनूं, और टीचर बनने के बाद ही मैं संतुष्ट हो पाऊंगा कि भाई हमने जीवन में कुछ किया। तो उसके लिए फिर यानी कि वही दौर, बीएड कर ली 1 साल। फिर परिस्थितियाँ विषम थी, तो एक प्राइवेट स्कूल पीलवा में है, वहाँ मैंने लगातार 4 से 5 साल अध्ययन किया, अध्ययन कराते गया। और उसी अध्ययन के दौरान मुझे जॉब भी मिली, बीएसएफ की भी मिली। फिर मजबूरन थोड़ी पुलिस वाली भी यानी कि जॉब पकड़नी पड़ी कि भाई क्या ये चीज़ समझ में आई कि छोटी कोई ना कोई नौकरी अपने पास होनी आप चाहिए। देख सकते हैं कि ये इनके संघर्ष के दौर में ही खेत पढ़ाई करते थे, खेत में बैठ के पढ़ाई करते थे। तो एक सवाल ये भी है आज के इन्होंने आपने बहुत देखिए, जो लोग आर्थिक परिस्थितियां जिनकी सामान्य है, ठीक है, उनके लिए एक रोल मॉडल है ये। 11th क्लास में पढ़ते वक्त आपको बताया सलूम्बर में ये मजदूरी करने के लिए आपको एक खान में गए, ठीक है। आपके बाद 12th के बाद प्राइवेट इन्होंने बीए किया, और बीए के साथ साथ आपको मार्बल एरिया में काम भी किया। यानी इन्होंने अपने सपने के लिए अपने आपको तो अडिग रखा कि हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। और यदि आपके लक्ष्य और आपके परिवार की परिस्थितियां यदि आपके सामने है, तो ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है, ऐसा कोई आपको तो यूं कह सकते चुनौती नहीं है जो आपको हरा सके, ठीक है। जुनून कैसे जिंदा रखा जा सकता है, इनका एक साक्षात उदाहरण है बीएल डारा सर। बीएल डारा सर से सीखा कि परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, बस अपने सपने और अपने आपको जो माता पिता के सपने हैं उनको पूरा करना है। एक और बात, ठीक है, जो विद्यार्थी कहते हैं सर हमें मोटिवेशन 7 दिन बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है, 4-5 दिन बाद, 4-5 दिन ठीक पढ़ाई होती है, उसके बाद हमें मोटिवेशन मिलता है सेल्फ मोटिवेशन। आपका सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए।
बाहरी मोटिवेशन कुछ दिन तक चलेगा, और असली मोटिवेशन होता है अपनी परिवार की आर्थिक स्थितियां। यदि वो आपके सामने बार बार आती है तो ऐसा मान लीजिए उससे बड़ा आपके सामने कोई मोटिवेशन नहीं है। एक और सर मैं जानना चाहूंगा, वर्तमान में लाइब्रेरी का दौर चल रहा है कि बच्चे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं, गांव गांव में लाइब्रेरी खुल गई। तो मेरा ये मानना है, आपसे ये जानना चाहता हूं कि पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना चाहिए या अपने स्टडी रूम में पढ़ना चाहिए, या फिर जहां मन लगे वहां पढ़ना चाहिए, और आप कहां पढ़ते थे ये बताओ। जी सर, बात करूं जैसे लाइब्रेरी हो या चाहे मकान हो चाहे खेत खलिहान हो, मेरा ये मानना होता है कि जहां आपकी एकाग्रता सबसे ज़्यादा यानी कि हो वहां यानी स्टडी करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जब फर्स्ट ग्रेड का जो लास्ट टाइम यानी 1.5 से 2 महीने थे, तो मैंने एक अपनी स्टडी के लिए कि घर में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता, छोटे बच्चे होते थे, तो मैंने अपनी स्टडी को यानी कि खेत के अंदर यानी वहाँ शिफ्ट कर दिया ट्यूबवेल पर। और मेरी ट्यूबवेल के आसपास 1 किलोमीटर परिधि में शायद ही कोई व्यक्ति आता जाता होगा। सुबह यानी कि मदर टिफ़िन लेके आते हैं और शाम को वही टिफ़िन लेके आते हैं। 2 जनों के अलावा किसी की शायद ही शक्ल देखी होगी 1.5 से 2 महीने। और वहाँ आप यानी कि देख रहे हो, जैसे ये तस्वीर में आपको एक वहाँ ऊपर ये देखिए मरकरी यहाँ पे दिखा बड़ी है। लाइट दिख रही, मरकरी दिख रही है। ये ध्यान से देखो, ये मरकरी, इस मरकरी खेत में ट्यूबवेल पे मरकरी के रोशनी से बैठ के पढ़ते थे। एकांत इसे बोलते हैं, एकांत। एकांत कहीं भी हो सकता है, घर में भी, लाइब्रेरी में, खेत में, एकांत होना चाहिए। और मैं यह मानता हूँ ग्रुप स्टडी बहुत ज्यादा, ग्रुप स्टडी होनी चाहिए, लेकिन जब आपके कंसेप्ट आपके क्लियर के बाद आप देख सकते हैं खेत के नीचे, खेत की तस्वीर वो, ये मुझे दिख रहा है खेत में गंवार गंवार की यानी कि वो फसल थी हाँ, सर। गंवार की फसल थी, और गंवार की फसल आप बताए निगरानी करते हुए, आप ठीक है, देख रेख करते हुए, ये आप इस चारपाई पे बैठे बैठे। दो काम हो जाते हैं, घर वालों की रखवाली हो जाती थी फसल की और मेरी पढ़ाई उड़ जाती थी। तो उस दौर पे यानी कि ये देखा गया कि भाई एकाग्रचित्ता आपको जहाँ मिले मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट जगह है। चाहे लाइब्रेरी भी हो सकती है, आपका घर हो सकता है, खेत खलिहान हो सकता है, आप जहाँ पर भी अपने को है ना अच्छे ढंग से कंफर्टेबल महसूस करें। क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं, पढ़ने के बाद आपको याद कितना रहा या आप समझ में कितने रही ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखती है। क्योंकि याद अगर नहीं रहेगा तो आप तो भले साल भर रीडिंग लगाते जाओ। तो ये याद रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एकाग्रचित्ता आप में यानी कि होने चाहिए, और वो आपके लिए यानी कि रामबाण होगी मेरे हिसाब से। और ये संघर्ष वाले दौर की कहानी है। जो ये तस्वीरें लगभग मई यानी कि उस समय की है, और मई में आप सर देखते हो कि कितने इनकी लू के थपेड़े चलते हैं, और वो भी खेत में। और ये शकल यानी कि एक बार मेरे एक साथी आए आप थे। देखिए वर्तमान में, देखिए इनको गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आपको तो एक अलग ही निखार आ जाता है, और ये निखार देखिएगा। इसका एक वाकया बताना चाहूँगा। मेरे एक साथी सब्जी लेने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पहचाना नहीं कि आप है। और उन्होंने कहा कि भाई आप इस तरह भाई भट्टी में तप रहे हो। तो मैंने कहा सर ये तो है ना चेहरा है, कब बदल जाए, जैसे ही जॉब लगेगी ये चेहरा आप अपने आप देखोगे तो उसमें इनकी परिवर्तन बिल्कुल आपको बिल्कुल, नजर बहुत आएगा। बड़ी बड़ी बात कही उन्होंने। जॉब लगने के बाद ये जो आपकी चेहरा है, ठीक है, इसका तो रूप बदलता रहता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद जो निखार आता है, ठीक है, वही वास्तविक इसका स्वरूप होता है। देखिए, संघर्ष के दौरान प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, काफी लंबा संघर्ष इन्होंने देखा, ठीक है। उसके बाद ये 2015 में 13 में बीएसएफ में कांस्टेबल पद पर चयनित हुए, नहीं गए, ठीक है, क्योंकि इनको लक्ष्य, क्योंकि सेंटर में जाते तो शायद पाजल हो जाते। 2015 में फिर प्रयास किया, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद पर चयनित हुए, शायद अजमेर जिले से आप चयनित हुए थे, अजमेर पुलिस में ये 2015 में कांस्टेबल पद पर चयनित हुए। तो आपके मन में ये विचार कब आया, क्योंकि पुलिस में जब चले जाते हैं तो टाइम वैसे ही कम नहीं मिलता है, तो आपके मन में ये विचार कब आया कि मुझे स्कूल लेक्चरर बनना है, ये बताइएगा। जी सर, जैसे मेरे क्लास 7th में तो थोड़ा एक सपना था कि मैं टीचर बनूं। लेकिन जब यानी मैं तैयारी कर रहा था, उससे पहले मेरे थोड़ी लगभग काफ़ी अच्छी तैयारी हो रखी थी, तो मेरे उस समय दिमाग में ख्याल आया कि मैंने 2 बार थर्ड ग्रेड दिए नहीं हुआ, 2 बार सेकंड ग्रेड दिए नहीं हुआ, 2 बार आरएस मेंस भी दिए नहीं हुए, पटवार ग्राम सेवक भी दिए नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा कि ये छोटी मोटी नहीं, एक बड़ा ड्रीम लो और ऐसे जुटो कि हर बार क्या होता है कि ओबीसी से सिलेक्शन। तो मैंने कहा ये झंझट ही बैठा जाए, एक बार सीधा जनरल से सिलेक्शन लिया जाए। तो फिर मैंने कहा कि सब छोड़ दिया जाए, एक ही पकड़े, फर्स्ट ग्रेड पकड़ ले मैं। और मेरे थोड़े सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी थी, और जैसा मैंने टारगेट अचीव किया, बिल्कुल आप मानोगे सर नहीं, मैंने सेकंड पेपर में 200 का टारगेट किया, बिल्कुल एग्जिट 200 आए। और फर्स्ट पेपर में मैंने 80 का टारगेट किया, उसमें 78 के लगभग इनके नंबर आए। तो मैंने जैसा टारगेट किया और वो एक रणनीति के साथ उतरे। और थोड़ा केक शेयर करना चाहूँगा, ये जो फोटो है, जब हमारी दिन भर की ट्रेनिंग हुआ करती थी, ट्रेनिंग करने के बाद थक जाते थे,
तो सभी यानी कि साथी सो जाते थे, तो उस समय मेरे मन में ख्याल आता था कि भाई अपन अगर यहाँ इन जैसे अगर सो गए, 6 महीने अगर नहीं सोए तो 60 साल आराम से सोएंगे, और इनके जैसे अगर हम सो गए तो वही 60 साल तक अपन सड़कों पे या जहाँ जहाँ ड्यूटी आएगी करनी पड़ेगी। तो मैंने एक मोटो बना लिया, 6 महीने तक सोना नहीं है, और आदमी इतना सोने से कोई ज़्यादा वो होता भी नहीं है। और मेरा ये जो टाइम होता था लगभग यानी 11:30 तक, 8 से 11 में यानी कि टाइम निकालता, और अर्ली मॉर्निंग 4 से यानी 6 बजे तक पढ़ाई यानी आप करता। 11 से लेके 4 बजे तक ही सोते, हाँ। यानी 5 घंटे की नींद ही लेते थे और लगभग 7 महीने। बिल्कुल सर, सफिशिएंट। बिल्कुल। ठीक है। और इसमें है ना, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि कहीं पजल हो गया या मेरे कोई मानसिक रूप से, 5 घंटे की नींद सफिशियंट होती थी। और अर्ली मॉर्निंग में 4 से यानी 6 पढ़ लेता, 2 घंटे वो हो जाते हैं, और नाइट में 3 घंटे, मतलब 5 घंटे। वही मेरे साथियों के पास 24 घंटे होते हैं, वही 24 घंटे मेरे होते हैं। लेकिन कुछ बनना है तो निकालना पड़ेगा, टाइम है ना किसी के पास अलग से नहीं मिलेगा, सबके पास 24 घंटे। वो 24 घंटे में से ही आपको यानी कि है ना निकालने पड़ेंगे। तो उस दौरान यानी हम इंडोर क्लासेस में जाते हैं, वहाँ 5 घंटे स्टडी करते हैं। और एक वाक्य तो मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा कि हमें सुबह वो सेविंग बना के जानी होती थी, तो मैं सेविंग से बचने के लिए रात को 12 बजे के आसपास सेविंग करके ही सोता। मतलब सेविंग करके सोते थे। हाँ, ताकि सुबह उठे और सीधे यानी कि पीटी परेड के लिए पहुंच जाए। और जो साथी पुलिस में हैं और आगे सपना देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर का या आरएस का देख रहे हैं, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर तैयारी कैसे करें ट्रेनिंग के दौरान। तो ये साक्षात आपके सामने रोल मॉडल है जिन्होंने ट्रेनिंग के दौरान अपना टाइम मैनेजमेंट किया। और जो साथी गवर्नमेंट जॉब में है और वो चाहते हैं कि आगे मैं फर्स्ट ग्रेड बनूं, सेकंड ग्रेड बनूं, थर्ड ग्रेड या आरएस बनूं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, सरकारी सेवा में रहते हुए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बोले आप प्राइवेट सेक्टर में है कहीं भी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो ये आप आज अपन इनसे जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं तो कहीं भी टाइम मैनेज, इन्होंने देखो ट्रेनिंग के दौरान भी टाइम मैनेजमेंट किया। आप सोचते हैं, ये देखो ट्रेनिंग में जब पुलिस की ट्रेनिंग में जब आपको बताया दिन भर की ट्रेनिंग के बाद इंसान इतना टूट जाता है, बॉडी में इतना पेन होने लगता है कि सोते ही नींद आ जाती है। ठीक है, आप बिल्कुल लोरी की जरूरत ही नहीं होती है। और सॉन्ग्स किसी को होता ना, सॉन्ग सुन के सोएंगे, सवाल ही नहीं है। ट्रेनिंग इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती थी, अब तो फिर भी इजी हो गई, ठीक है, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता हो गई, पहले संसाधनों की उपलब्धता नहीं थी। तो ये ट्रेनिंग के दौरान देख लीजिए आप, मिट्टी में देखिए, यानी पूरा दिन भर हार्ड वर्क चलता है, इंडोर क्लास चलती है, और उसके बाद अपने लिए समय निकालना। ठीक है, आप तो मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, 10 से 5 की जॉब कर रहे हो, तो 10 बजे से पहले 5 बजे बाद आराम से टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आप कुछ बनना चाह रहे हो तो, आपके मन में जिद और जुनून है तो। लेकिन आप देखिए हार्डवर्क के बाद भी ये रात को बैठ के आपको तैयारी करते थे। जो पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, पुलिस में हैं, ठीक है, उनसे उनके लिए एक रोल मॉडल है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए, पुलिस जैसी सेवा में रहते हुए इन्होंने अपने लक्ष्य को कैसे हासिल किया। तो कोई एक मूल मंत्र बताना चाहेंगे टाइम मैनेजमेंट को लेकर? बिल्कुल सर। हाँ, जब भी यानी कि मेरा ज़्यादातर फोकस ये होता था कि अर्ली मॉर्निंग थोड़ी की स्टडी अच्छी होती है, और कई विद्यार्थियों को लगता है कि वो शाम को अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो वो भी ठीक है, कई दिन में अगर पढ़ना चाहे तो वो भी अच्छा है। और मुझे शुरू से ही यानी कि सुबह के टाइम पढ़ना बड़ा पसंदीदा रहा, क्योंकि जब यानी कि गांव में मम्मी वगैरह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग 4 उठ जाते थे, हम भी उनके साथ उठ जाते थे, वो घर का काम करते और हम यानी 2 से 2.5 घंटे पढ़ लेते थे। तो उस समय यानी कि ये लाइट वाइट की भी व्यवस्था बड़ी मुश्किल हुआ करती थी, तो हमें एक वो दीपक जलाकर है ना, उसमें मिट्टी का तेल वो चिमनी सॉरी जिसको बोलते हैं, चिमनी या चिम लालटेन। और चिमनी भी सर क्या थोड़ी डिफिकल्ट होती है कि रात्रि में कहीं वो कार्बन हाँ, मोनोऑक्साइड छोड़कर बिल्कुल वो नहीं कर बिल्कुल दे। बिल्कुल बंद हो जाए तो तो घबरा। मीठा तेल लेते दीपक के अंदर, और उससे रोशनी यानी कि होती, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि वो रोशनी इतनी होती कि अपनी किताब दिख जाए। बिल्कुल। और उससे जैसे क्या आप है, वर्तमान में अपन कह सकते हैं कि हाँ, नई जो टेक्नोलॉजी में कि आपको बल्ब आता है, बस ठीक बाकी है, चीजें कुछ नहीं बाकी दिखाई कुछ दे, नहीं दिखती है। तो वो किताब दिखे, आपका माइंड चले, तो बस वास्तव में वो एक दौर रहा। और जिस भी विद्यार्थी को वर्तमान में समय के साथ उस जगह आजकल कैंडल टाइप की लाइट कैंडल, आती है, उसने ले ली। बिल्कुल सर सही, ये ठीक भी है। और परिस्थितियों के हिसाब से जब भी आपको टाइम मिले, मतलब पूरी निर्दयता बरते, मेरा कहना यह है पढ़ाई के मामले में, यानी निर्दयी। आपको आराम त्यागना बिल्कुल सर, पड़ेगा, इजी मोड से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने जितने भी महान तपस्वी हाँ, हुए, उन्होंने बड़े बड़े रामचरितमानस वगैरह किताबें लिखी है, तो वो ऐसे नहीं लिखी गई, उन्होंने जंगलों में बिल्कुल जाकर तपस्या या साधना की। बिल्कुल एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा, अपन अगर कहीं मक्का लेके आते हैं तो 20 रुपए का 1 किलो मिल जाता है, लेकिन कई बार तपा हुआ वो एक ही 20 रुपए का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऐसा लेंगे साधारण 5 रुपए का मिलेगा, लेकिन एक मक्का 20 का मिलेगा, तो उसका वो कीमत बढ़ने का वो वो तप गया, हाँ, उसने यानी वो तप यानी कि देखा, तभी वो और उसकी लाइफ में कीमत आप बढ़ी, यदि तब झेलोगे ना, तो कीमत तभी निखर बढ़ेगी। के आओगे। बिल्कुल, जितना तपेगा उतना ही निखर के आएगा। निखरेगा सर। ठीक है, एक बिल्कुल। और मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि
पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़े थे, 3rd ग्रेड में फेल हुए, 2nd ग्रेड में फेल हुए, लेकिन 1st ग्रेड बने। तो यदि आप में से कोई साथी है जो एक बार असफल हो रहा है, दूसरी बार असफल हो रहा है, ठीक है, 3rd ग्रेड नहीं निकल रहा, वीडियो नहीं निकल रहा, पटवार नहीं निकल रहा, ठीक है, 2nd ग्रेड नहीं निकल रहा, तो 1st ग्रेड निकल सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर निकल सकता है। और ये बात, ठीक है, आप इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि लगातार असफल हो गए फिर भी वो सफल हुए। मेरे बहुत सारे साथी जो एक एग्जाम में फेल हो गए सुन रहे मुझे, या दूसरे एग्जाम में कहीं फेल हो गए होंगे, कई बार फ्रेशर्स लोग होंगे, पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, तो जो लगातार 2-3 एग्जाम में असफल, उनमें थोड़ा निराशा का भाव आता है, दबाव भी बढ़ता है। तो आपके साथ भी 1st ग्रेड में, 2nd ग्रेड में फेल हुए, 3rd ग्रेड में फेल हुए, वीडियो पटवार फेल हुए और फिर 1st ग्रेड बने, तो आपने उन्हें असफलताओं के दौरान अपने आप को कैसे संभाला? जी सर, देखो एक मैं वाकया करना चाहूँगा जिक्र। मैं एक बार 2nd ग्रेड में यानी कि मात्र 1.5 नंबर से यानी कि रहा, तो उस समय मुझे बड़ा ऐसा फील हुआ कि शायद है ना कहीं अपनी कमी तो रह रही है, लेकिन कहीं लक नहीं है, कहीं भाग्य नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि ये भाग्य आगे का झंझट छोड़ना ही पड़ेगा, और भाग्य पर डिपेंड होंगे तो नहीं, लेकिन हर बार गाड़ी अंडर 10 जाकर रुकती थी। तो मैंने कहा कि ये मंजिल तो निकल जाएगी, श्योर है। जो भी कमियां रह रही है तो उनको सॉर्ट आउट करें, उनको थोड़ा सा क्या अपन है ना पीछे छोड़े, कुछ यानी उसमें सुधार करें। तो ये संघर्ष का जो दौर है हर एक विद्यार्थी के जीवन में आता है, क्योंकि है ना कई बार आप निकाल नहीं रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो तैयारी की है वो निश्चित रूप से आगे काम में आएगी। एक उदाहरण देना चाहूँगा। 1st ग्रेड की जब मैं तैयारी कर रहा, फर्स्ट पेपर में मैं कोई गाइड लेके आया, उसके 953 पेज थे सर, और उस पूरी गाइड में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ से अगर मान लिया अपन इसी पे डिपेंड होते हैं तो मात खा जाते हैं, लेकिन जो ये कहने का मतलब इनका है कि 18 घंटे पढ़ने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन था, कोई 5 घंटे पढ़ के सेलेक्ट हो जाता। स्मार्ट स्टडी, तो ये स्मार्ट स्टडी और अच्छी बुक बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना, ऑथेंटिक हो, और अगर आपकी पहले की जो तैयारी की है तो वो निश्चित रूप से आपके लिए कारगर होगी। ऐसा नहीं है कि आपका अगर मान लिया जाए फाउंडेशन अच्छा है तो आप कोई सी भी यानी कि भर्तियां क्रैक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपने नींव तो भरी नहीं है, अपन तो पहाड़ चढ़ने का प्रयास या मकान की छत पे पहुंचने का प्रयास करते हैं, और ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है। और बिल्कुल आपके इनके प्लेटफॉर्म का तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे छोटे भाई को तो एक ट्रिक पकड़ा दिया। आप इनको फॉलो करें, भाई मेरे को करेक्ट नहीं करें, और सर जैसा बताते हैं तो वास्तव में आपका सच है आइडियल। आपका भी यानी अच्छा प्रयास है गरीब विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, और इस तरह का यानी प्लेटफॉर्म आगे आप निरंतर यानी चलाते रहें। सर मैं एक और जानना चाहूँ कि ये इनकी 1st ग्रेड की मार्कशीट है, भी बताएंगे कि कैसे सिलेक्शन वार और युवाओं के लिए क्या रणनीति हो सकती है। 1st ग्रेड बनने का विचार कब आया आपके मन में? भाई पुलिस में जॉब कर रहे थे, जॉब तो लगी गई आपकी, और बहुत सारे लोग एक जॉब लगने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है, 90% लोग हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जॉब लगने के बाद भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, ये होता है जुनून। तो आपके मन में 1st ग्रेड बनने का ख्याल कब आया? सर जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस दौरान थोड़ी थोड़ी स्टडी कर रहे थे, लेकिन मेरी एक बार क्या हुआ कि उस समय ना होली के पर्व पर यानी कि कोटा बपावर कला वहाँ ड्यूटी लगी थी, और मुझे ये गले में, हाँ होलिका दहन के लिए गले में मेरी ड्यूटी लगा दी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि काश ये इस प्रकार का त्यौहार हम भी अपने घर वालों के साथ मना पाते, और कहीं ना कहीं हमको है ना एक बड़ी सफलता हाथ करनी है तो बड़ा प्रयास भी करना होगा। और यहाँ इस समय यानी कि मुझे फील हुआ कि अब बिल्कुल तन मन से पूरे है ना झोंक देना अपने आप को। पहले थोड़ा सा रिदम धीरे धीरे आ रहा, लेकिन इस यानी कि फोटो के बाद मैं जब भी देखता इस फोटो को देखकर अगली बार त्योहार अपना घर पे मनाना चाहिए, इस तरह के इनकी भाव आए और ये विचार रहे थे। देखिए पुलिस की जॉब एक, मैं यूं कह सकता हूं कि अपना आप एक चुनौती पड़ी चैलेंजिंग जॉब है, और इसमें होली दीपावली जितने भी त्योहार है पुलिस अपने मुस्तैदी से कार्य करती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और साथ ही साथ कानून व्यवस्था बनी रहे, और शांतिपूर्वक सभी जो प्रदेशवासी है, ठीक है, वो अपना त्योहार मना सके। इसलिए पुलिस लगातार अनवरत आपके लिए तैयार रहती है, खड़ी रहती है, मुस्तैदी से ड्यूटी करती है। अब देखिए जब इनके मन में ख्याल आया तो उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर ही जो सोचा था वो उन्होंने कर दिखाया। ये देखिए इनकी मार्कशीट है, ओबीसी कैटेगरी से है, ठीक है, फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडी वाला फर्स्ट पेपर है, इसमें इनके 75 एंड 76 मार्क्स है, और हिस्ट्री इनका ऑप्शनल था, ठीक है, हिस्ट्री में इनके 200 नंबर है, हिस्ट्री में 200, और टोटल इनके 275 नंबर है, ठीक है, तो इनका मेरिट नंबर है 512, ठीक है, तो ये फाइनली सेलेक्ट हुए, ठीक है, हिस्ट्री से। आज आपको पता है स्कूल लेक्चरर है हिस्ट्री से। तो सर आपसे जो युवा है, पहले तो 1st ग्रेड की तैयारी करने वाले ये जानना चाह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर के लिए आपने क्या पढ़ा? फर्स्ट पेपर के लिए आपके 75 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, तो बताओ क्या पढ़ा सर? जी सर,
मैंने शुरू से ही फर्स्ट पेपर के लिए एक रणनीति रखी थी कि भाई 75 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरा टारगेट ये था कि 60 क्वेश्चन कम से कम अटेंड करने हैं, और काट पीट के अगर माइनस मार्किंग भी हो रही है तो 48 या 45 तक यानी स्कोर करना ही करना है। अगर पेपर का थोड़ा स्तर डिफिकल्ट है तो 2-4 क्वेश्चन अपन छोड़ सकते हैं, और पेपर का अगर स्तर थोड़ा इजी है तो अपन 2-4 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो मैंने टारगेट लिया था 80 नंबर लाने का, भाई 40 से नीचे नहीं जाना चाहे कैसे भी हो। तो उस समय मैंने ये प्रयास किया कि लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट होते हैं उसमें, और उनको पार्ट वाइज यानी कि अलग अलग तैयार किया। और एक में थोड़ा सा मैं शुरू से थोड़ा वीक रहा था इंग्लिश में। ग्रामीण तो प्रश्नों में तो बिल्कुल आपकी सर, बड़ी समस्या है। क्योंकि स्कूल टाइम में 9 से 12 तक शायद ही यानी कि इंग्लिश के टीचर कहीं मिले होंगे, तो वो थोड़ा सा क्या है, तो मैंने ये टारगेट रखा कि 5 क्वेश्चन छोड़ दें। 70 की तैयारी रखनी है, अपन 70 में से यानी कि ये ले आएंगे। तो फिर उसमें हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट रखा, और मैनेजमेंट का पोर्शन अच्छी तैयारी की, और हिंदी अच्छी थी वो तैयारी यानी कि अच्छी हो पाई। और साथ में यानी कि मैथ की भी कुछ प्रश्नावलियाँ थोड़ी कम समझ में आती है, जो आ रही है तो उनमें बेस्ट लगा दिया कि भाई ये तो इसमें से गलत नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ों में हो। और मनोविज्ञान वगैरह है उनमें भी यानी कि थोड़ा सा एफर्ट यानी कि लगाया कि भाई कि चाहे अपनी स्थिति यानी कि अच्छी होनी चाहिए, और एक टारगेट रखा कि भाई 80 से कम नहीं होने चाहिए। क्योंकि इससे पहले मैंने जब एग्ज़ाम दिया था उस समय 293 पर मेरिट गई, मेरे लगभग 280 के आसपास आए थे। तो उस समय पोस्टें बिल्कुल 250 के आसपास थी, और इस भर्ती में 1968 पोस्टें थी। तो मैंने एक टारगेट रखा कि 280 नंबर भी ले आना है तो अपना आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर पार्ट वाइज यानी तैयारी रखी, बुक जितनी भी हो कलेक्शन यानी कि रखा। और मेरा ये मानना होता है कि कोई सी भी आप एक गाइड ले लो, और उसको कम से कम आप 3 बार तो कोर्स करें, 2 बार रिवाइज करें। 5 बार आप एक ही चीज़ को पढ़ लेते हैं तो वो आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगी, और आपका जो शक संदेह या भ्रम है, कन्फ्यूजन है, वो दूर हो जाएगा। एक दो बार यानी कि तैयारी से आप नया पार नहीं कर सकते। यानी आप कोई से भी बुक पढ़ें, कोई से भी गाइड पढ़ें, उसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ें, ये इनका मानना है। यानी बुक्स बदलने से नहीं होगा, बुक्स बार बार बदलने से नहीं होगा, एक ही बुक्स को आप बार बार पढ़ें। ठीक है, ये इनकी एक महत्वपूर्ण रणनीति रही। और आपके पास भी जो भी नोट्स है, जो भी बुक्स है, उसको बार बार रीड आउट करें। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि इंग्लिश नहीं आती थी, मैथ भी थोड़ी तंगहाली था आपका हाथ मैथ में भी। तो मैं ये कहता हूं कि जब सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, तो और एक दो सब्जेक्ट यदि नहीं भी आते तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये देख लीजिए, इनका इंग्लिश और मैथ में तंग हाल था, फिर भी ये सिलेक्ट हो गए। तो मेरा ये मानना है कि एक सब्जेक्ट वीक है तो दूसरे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। इंग्लिश वीक थी, हिंदी इन्होंने बहुत अच्छी कर ली। ठीक है, मैथ की कुछ प्रश्नावली नहीं तो कुछ प्रश्नावली को एवरेज कर लिया। तो मैथ और इंग्लिश इनको नहीं, ग्रामीण पृष्ठभूमि में ये बड़ी समस्या रहती है स्कूलिंग में, नहीं आती है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, घबराना नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी। हिस्ट्री के लिए सर क्या करा आपने? ऑप्शनल आपका हिस्ट्री रहा था। हिस्ट्री के लिए मैं पर्टिकुलर एक गाइड लाया, और एक लूसेंट के यानी कि 100 पेज है। एक मैंने साथी से पूछा था कि मुझे क्या कुछ करना चाहिए, तो संभवतः आईपीएस आपने नाम सुना होगा, गंगाराम जी पूनिया। उनसे यानी कि कहा तो उन्होंने कहा कि आप तो उसको घोट के पी जाओ, उसमें जो भी है मक्खन है एक तरह से। तो मैंने हिस्ट्री के यानी कि लगभग 100 पेज वो तैयार किए, और एक गाइड लाया, उसको मैंने लिख लिख कर इतना यानी पूर्ण बना दिया कि कमियां होती उनको सॉर्ट आउट किया क्या उसमें यानी जोड़ जोड़ कर, मतलब एक ही गाइड पर्टिकुलर कर ली कि इसके अलावा अपन को हाथ ही नहीं लगाना है। और उस गाइड में मैं लगातार यानी कि लिखता गया, बड़ी अच्छी से यानी तैयार हो गई। और मैंने लगभग उसका यानी कि 3 बार कोर्स किया था, और 2 बार रिवाइज किया। तो कुल टोटल 5 बार होने के बाद मुझे ये तक याद होने लगा कि फलाने पेज के कोने पर वो शब्द लिखा हुआ है। तो कोई भी आप गाइड उठाओ, आजकल मटेरियल की कोई कमी नहीं है, कमी है पढ़ने वाले तो की। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कौन सी गाइड पढ़ लें या कोई बुक बताना बिल्कुल, चाहेंगे? देखो जैसे मैं थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिसका बेस अभी कमज़ोर है या स्टार्टिंग ले रहा है, तो वो आर्य कंपटीशन की इनकी किताब रख सकते हैं। वो वन लाइनर टाइप है, ज़्यादा थोड़ी डीपली भी नहीं है, और थोड़ा बोरिंग टाइप की भी नहीं है, कि जिससे आप यानी कि आर्य से आप अपना अच्छा बेस तैयार कर सकते हैं। और आधुनिक इतिहास हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, अरविंद भास्कर जी की आजकल बहुत अच्छी आती है। हालांकि उस समय मैंने राय से यानी कि पढ़ी थी ये चीज़ें, लेकिन मैंने लिख लिख कर उसको है ना पूर्ण बना दिया था। 4-5 गाइडों का इनके समागम। और मेरे टाइम जो 11th-12th में बुक्स चलती थी उनके मैंने नोट्स बनाए थे। तो 11th-12th की बुक्स, लूसेंट के 100 पेज, और पर्टिकुलर जो राय गाइड थी उसमें मैंने उच काफ़ी कुछ ऐड कर दिया, जितना उसमें मटेरियल उतना ही ऐड कर दिया। तो लगभग ये स्टेज ही रही। तो और जो एनसीईआरटी की जो अभी बुक चल रही है वो बिल्कुल कौन सी पढ़नी चाहिए सर, इनको? मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी जैसे मैं स्टडी करा रहा हूँ 12th क्लास के 15 चैप्टर है, उसमें ऐसे क्वेश्चन है कि शायद वो गाइडों में भी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। और बच्चा अगर मान लो जाए अभी से तैयारी शुरू करा, तो उसको बेस या फाउंडेशन बढ़ने के लिए 12th क्लास की यानी हिस्ट्री निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। 11th में अभी जैसे एनसीईआरटी में वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो थोड़ा सा उतनी अपने पाठ्यक्रमों में होती नहीं है। लेकिन 12th क्लास के पूरे 15 के 15 चैप्टर पढ़े। क्लास 6 से लेकर 10 तक जो भी इतिहास के चैप्टर है बिल्कुल रामबाण मिलेंगे आपको, और अच्छी आपकी यानी कि तैयारी में मदद करने वाले मिलेंगे।
तो देखिए इनका मानना है कि बुक्स कोई सी भी पढ़े। देखिए इन्होंने 2017 में दिया था, 2017 में ये बने थे, ठीक है। अब 2025 चल रहा है, तो समय के साथ थोड़ा पैटर्न में जरूर बदलाव हो गया है, ठीक है। तो पैटर्न में बदलाव हो गया तो आपको तो पाठ्यक्रम की पुस्तकें गाइडें भी थोड़ा अपना स्वरूप बदलने लगी। तो हो सकता है क्वेश्चनों के लेवल थोड़ा बदल गया है, लेकिन एनसीईआरटी आज भी उतनी उपयोगी है। सर एक और है, मैंने ऐसा सुना कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं, ठीक है, और हमने आमने सामने भी कई बार मैच खेले, ठीक है। तो आज के विद्यार्थियों के लिए कई बार एक पर्सन होता है कि टाइम मैनेजमेंट, कि सर हम दिन भर पढ़ते हैं तो खेले कब, ठीक है, और खेलना लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो आप बताइए सर। अभी सर जैसे है ना, मानसिक तनाव के लिए या तनाव से बाहर निकलने के लिए। पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा स्टैंडर्ड आ गया, और ड्रेस कोड में खेलने लगे। पहले देखिए ये मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द। बिल्कुल सर। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक पार्ट ज़्यादा नहीं, कम से कम आप आधे से 1 घंटे के लिए कुछ टाइम ऐसा फिक्स करें जिसमें आप योगा का सहारा ले सकते हैं। आप यानी कि खेलने से संबंधित यानी कोई भी एक्टिविटी करें, उस समय क्या कि आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, मानसिक रूप से आप एक अच्छे है ना स्तर पे रहोगे, कि जिससे वापस आप स्टार्ट कर रहे हो स्टडी, उस समय आप बिल्कुल अच्छे से यानी कि सेटल रहोगे। खेलने का मतलब दिन भर की थकान। बिल्कुल हो जाएगी सर। और कहीं योगा का आप सहारा ले सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग अगर आप करना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और क्रिकेट के दौर की बात करें तो लगभग शायद ही 50 किलोमीटर में कहीं ट्रॉफी छोड़ी होगी। और आप और हम जब यानी कि कई बार खेले हुए भी हैं, और उस समय का दौर था, तो सर एक मेरा है ना, मेरे साथी भी अचंबा कर दें कि सर आप यानी इतने खेलते कूदते थे यार, फिर कैसे बन गए। फिर कैसे पढ़ लेते। तो मैंने उनको एक लाइन कही थी कि मैं मेरा जब तक कोटा पूरा नहीं हो जाता तब तक बाहर नहीं निकलता। अर्ली मॉर्निंग 4 से 6 बजे तक, 7 बजे तक, शाम को 9 से फिर यानी कि 11, तो वही 4-5 घंटे का टाइम है ना, शुरू से फिक्स कर लिया। दिन में भले खेत ले जाते हैं तो लगता है कि ये तो ऐसे ही खेलने कूदने वाले हैं, लेकिन वो कोटा पूरा करना मेरी शुरू से यानी कि हैबिट रही है, आदत रही है। देखिए आपका दिन का शेड्यूल एक बार पूरा हो जाए उसके बाद खेलने जाए, पहले टारगेट पूरा करो उसके बाद एंजॉय करो, ठीक है। तो दिन भर आपको था, यदि आपका 6 घंटे का टारगेट है दिन का पढ़ने का, तो टारगेट पूरा होने के बाद शाम को खेलने जाए। और मैं कहता हूं खेलने जाने से मेमोरी शार्प होती है, ठीक है, डिसिप्लिन आता है, ठीक है, आपका जो बिहेवियर है उसमें चेंजेज आता है, ठीक है, हार्मोनल एक्टिविटीज में चेंजेज आता है, और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। तो खेलना जरूरी है, आप कोई सा भी गेम खेलें, ठीक है, लेकिन खेल पूरे दिन में एक स्लॉट आप खेलने का भी रखें, ठीक है, ताकि वो कब रखें जब आपका शेड्यूल दिन का 6 घंटे का टारगेट वो पूरा हो जाए उसके बाद रखें। तो खेलना जरूरी, ऐसा नहीं कि खेलने के बाद आपको पढ़ाई पढ़ाई पहले उसके बाद खेलना। देखिए वर्तमान में स्कूल लेक्चर के पद पे हैं, ठीक है, और ये जिन ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले हैं, तो ये वापस जब अब इनका दारोमदार या इनका जिम्मेदारी है वापस पढ़ाना, फ्यूचर तैयार करना बच्चों का, ठीक है। तो इनसे ही जान लेते हैं, ठीक है, कि इन्होंने सामाजिक सरोकार के लिए वर्तमान में कौन कौन सी नवीन पहल कर रहे हैं, ठीक है। आपके समय में ऐसा फील किया होगा कि यदि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट स्कूल में साइंस अच्छी पढ़ाते, इंग्लिश अच्छी पढ़ाते, मैथ अच्छी पढ़ाते, या कोई जीके अच्छी पढ़ा देता, या कोई गाइड भी कर देता, कि यार वहां रियलिटी ये बताओ उस दौर में जब ये थे, तो आरएस और फर्स्ट ग्रेड ये ग्रेजुएशन के बाद ही पता चलता था क्या होता था, वहां आर्मी फौज पुलिस ही चलता था। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, युवाओं को कैसे प्रेरित करें, स्कूल के बच्चों को कैसे प्रेरित कर रहे हैं। सर जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में पहले के दौर में है ना, मार्गदर्शन की बड़ी कमी हुआ करती थी, मोटिवेशन नहीं मिलता था। और 11वीं 12वीं में जाकर आए ना, तब तक ये भी पता नहीं है कि भाई साइंस लेनी है कि आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है। अब ये जहाँ पर भी इनकी लेंगे तो फिर वो आगे की पढ़ाई क्या होगी। और उस समय अगर हमें मार्गदर्शन मिला हुआ करता, या अभी के दौर की जैसी स्टडी या पढ़ाई चल रही है उस तरह का अगर एक दौर हमें भी मिला करता, तो हम लगभग काफ़ी पहले से ही अपना जो सपना है उसको यानी पूरा कर पाते। थोड़ा सा मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि मैं जैसे पहले पुलिस में रहा तो 600 पे ग्रेड मिलते हैं, अभी लेक्चरर पोस्ट पे हूँ तो 4800 पे ग्रेड है। हो सके ईश्वर ने मुझे इसी निमित्त यानी कि ये चीज़ें दी होगी। और मेरा लगभग 12 महीने में से 1 महीने की सैलरी टैक्स में जाती है, और 1 महीने की सैलरी मैं बच्चों पर यानी कि खर्च करता हूँ, जिसमें कुछ नवाचार नहीं पहले भी मेरे द्वारा है। मैं प्रति वर्ष एक अनाथ गरीब जरूरतमंद बच्चे को इनकी गोद लेता हूँ, और उस गोद लिए हुए बच्चे को पूरी साल भर की जो भी यानी पढ़ाई का खर्चा है वो मेरे द्वारा होता है। ये एक बच्चे को आरओ को पहले जन्मदिन इन्होंने खुद लिया था, इनके जन्मदिन की बहुत अ, लाजवाब पहला सर, दो इसके लिए आप
2019 में मेरे पहले बच्चे का जन्म हुआ और 2020 से मैंने ये पहल शुरू की थी। अब तक उसके बच्चे के 5 जन्मदिन हुए, तो मेरे 5 बच्चे वे गोद लिए हुए हैं। 2 पाली पोस्टेड रहे वहाँ हैं, दोनों के पिताजी नहीं हैं। और एक ज्योति बच्ची है, उनके पिताजी के दोनों पैर कटे हुए हैं कार एक्सीडेंट में, और उसके कारण उन बच्ची का खर्चा, और 2 बच्चे और मैंने ले रखे हैं, लगभग 5 बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद गरीब है। उन बच्चों को मेरी तरफ से यानी कि प्रयास रहता है कि भाई इनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, आर्थिक दृष्टि से ये पढ़ाई के मतलब कहीं ने छूट नहीं जाए। और एक तो ये पहल है मेरी। एक मैं प्रति वर्ष यानी कि लगभग जैसे 12 महीने में से 1 महीने की जो सैलरी है वो बच्चों पर खर्च करता हूँ। प्रति वर्ष यानी बच्चों को पहली से 8वीं क्लास हो, उनको यानी कि अगर मान लिया जाए जूते बांटना हो, स्वेटर बांटना हो, इस प्रकार का इनकी कार्यक्रम यानी कि रहता है। और 8% यानी कि मैं पूरी समर्पित भाव से पूरे अपने इनकी विद्यालय के जिसके प्रति मैं ऋण चुका पाऊँ, उस विद्यालय के लिए मैं भामाशाओं को भी प्रेरित करता हूँ और स्वयं भामाशा के रूप में भी सहयोग करता हूँ, जिससे मैं मेरा विद्यालय यानी उन बुलंदियों तक पहुँचे जहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण की। मेरा ये दायित्व बनता है। इसके लिए मेरा प्रयास ये था कि सरकारी जब छुट्टियाँ होती है, चाहे मध्यावधि अवकाश हो, शीतकालीन अवकाश हो, रविवार अवकाश हो, या अन्य कई भी छुट्टियाँ होती है, तो उस समय भी मैं बराबर यानी अध्ययन के लिए विद्यालय पहुँच जाता हूँ। और बच्चे भी है ना बड़े पूर्ण मनोयोग से आते हैं, ऐसे नहीं जबरदस्ती से। बच्चों की खुद की स्वेच्छा होती है, पेरेंट्स अनुमति देते हैं, उनकी सहमति होती है, तब जाकर यानी कि ये क्लासेस चलती है। तो मैं उनको उस में बात कर रहा था कि भाई के सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ तो मेरी थोड़ी जिम्मेदारियां ज़्यादा बनती है, तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह, तो जिसमें मेरे गांव वाले भी बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं कि भाई कि आप इतने पहले यानी कि व्यक्ति हैं जो इस प्रकार का कार्यक्रम रख रहे हैं। और मैं बच्चों को है ना इन फ्यूचर आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो एक दौर आएगा उसके लिए मैं ज़्यादा बच्चों को प्रेरित करता हूँ, ताकि यानी कि बच्चे है ना उस समय मात नहीं खाए, जिस दौर से हम गुजरे उतनी मेहनत इनको नहीं करनी पड़े। देखिए इन्होंने ये देखो, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, स्वतंत्र मनोनीत निर्वाचित मुख्यमंत्री, लंबे समय तक मुख्यमंत्री, यानी फैक्चुअल डाटा सारे याद करा रहे हैं ये पॉलिटी के। ठीक है, हिस्ट्री के और पॉलिटी के, यानी जीके। देखिए स्कूलिंग टाइम में जीके तैयार करवाना और अपने भी एक्स्ट्रा टाइम में स्कूलिंग टाइम के अलावा, ये अपना आप एक बहुत बड़ी अनोखी पहल है। मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगा कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी सर, देखो मेरी एक बात है, कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। थोड़ा बहुत ही पढ़ो आप, लेकिन रोजाना आप पढ़ो। और भले ही आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करें, अच्छी बात है, नहीं भी हो पाए तो आपकी हमेशा सोच है ना मालिक बनने की होनी चाहिए, नौकर बनने की नहीं होनी चाहिए। आप कुछ बड़ा कर सके, बड़ी सोच लेकर चलोगे तभी इनके आगे बढ़ पाओगे। और थोड़ा मैं ये कहना चाहूँगा युवाओं को, या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, जिस प्रकार अपने बॉडी पार्ट होते हैं, बॉडी के 5 सेंस ऑर्गेन्स होते हैं, उसी प्रकार मेरा मानना होता है कि अगर एक विद्यार्थी इन 5 चीज़ों का अगर पालना करे तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी सर, बात करना चाहूँगा सबसे पहले कि आपका कोई ना कोई एक गोल होना चाहिए। पहली चीज़ तो भाई आप कोई ना कोई टारगेट लेके चले, क्योंकि बिना टारगेट आप हाथ पैर मारोगे तो सफर यानी कि आप पूरा कर ही नहीं पाओगे। तो पहली चीज़ आपका कोई ना कोई एक टारगेट हो। दूसरी, आपकी सोच हमेशा है ना पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक इनकी सोच वाले होने चाहिए। और वही सकारात्मक सोच आपको आगे ले जाएगी। कई बार दौर ऐसे आएंगे जब आप हताश होंगे, लेकिन वो सोच आपकी अच्छी है तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ पाओगे। तीसरी चीज, आप डिसिप्लिन को यानी अपने जीवन का अहम पार्ट बनाएंगे तभी ही ये चीजें आपसे हो पाएगी। क्योंकि कभी 4 घंटे पढ़ लिए, कभी 2 घंटे नहीं पढ़े, कभी फिर 8 घंटे पढ़ लिए। तो तीसरी बात कि डिसिप्लिन होनी चाहिए। चौथी बात मेरा ये मानना होता है एकाग्रचित्ता और कॉन्फिडेंस। कई बार होती है कि ये शब्द तो आते हैं लेकिन इसको जीवन में उतारने वाली बात है कि भाई कि आप कॉन्फिडेंस कितने हैं। हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अब जैसे मैं भी एक कांस्टेबल वाले दौर से राजपत्रित अधिकारी के दौर तक पहुंचा, उस पद तक पहुंचा, तो अपनी यानी कि ना कॉन्फिडेंस था कि बिल्कुल कर सकते हैं और इस तक यानी कि पहुंच सकते हैं। और साथ में एकाग्रचित्ता, जिसकी बात अपन शुरू में कर रहे थे, कि चाहे लाइब्रेरी में हो, चाहे घर पे हो, चाहे खेत खलियान में हो, जहां आपको एकाग्रचित्ता मिले वहां पढ़ाई का मेरे नज़र में सबसे बेस्ट यानी कि वो जगह रहेगी। अंतिम बात, कंटिन्यूटी, निरंतरता जरूरी है। आजकल का जो कंपटीशन का दौर है, बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ने के बाद उनको याद कितना रहा, उनके समझ में कितनी आई, या कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए। बिल्कुल, टेस्ट सीरीज जैसे आजकल चलती है, बड़ी ऑथेंटिक है, मैं इसका समर्थक भी हूँ। उससे अपन को ये पता चल जाए भाई क्या कमियां रह गई है, उन कमियों को अपन समय रहते दुरुस्त कर सके। अगर मान लिया जाए कमियां पता नहीं होगी तो दूर कैसे करेंगे। और जब अपन एग्जाम हॉल में जाएंगे और वहाँ 2 घंटे में मात खा जाएंगे, तो उससे पहले एक प्लेटफॉर्म है, टेस्ट सीरीज है, या जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हैं। बिल्कुल, अगर आपके समय के प्रबंधन में अगर वो चीज़ें बैठती है तो आप इसका सहारा ले सकते हैं, या आप चाहे तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो मैं बॉडी पार्ट जैसे 5 सेंस ऑर्गेन्स मानता हूँ, वैसे ही स्टडी के 5 यानी कि ऑर्गेन्स मानता हूँ, या स्टडी के 5 पिलर्स मानता हूँ।
उसको इनकी कई बार आप मैंने इनकी देखा कि ये अपनी राजस्थान पॉलिटी बुक बहुत सारे लोगों को सजेस्ट करते हैं। ये इन्होंने कई बार कई बच्चों के कॉल आते हैं मेरे पास, ठीक है, कि सर BL डारा सर ने सजेस्ट की राजस्थान पॉलिटी पुस्तक, ठीक है। तो मेरी ओर से जब ये लगातार ये राजस्थान पॉलिटी बुक विद्यार्थियों को सजेस्ट करते रहते हैं, तो आज मैं सेप्रेम भेंट के तौर पे इनको राजस्थान पॉलिटी पुस्तक देना चाहूंगा, क्योंकि ये काफी राजस्थान पॉलिटी के फैन भी हैं, और काफी इन्होंने प्रचार प्रसार भी यूं कह सकते हैं कि एक ऑथेंटिक बुक के रूप में इन्होंने बताया। लीजिए सर, मेरी ओर से एक सेप्रेम भेंट राजस्थान पॉलिटी पुस्तक, ठीक है, जिसके आप काफी, ठीक है, प्रशंसक भी हैं। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार। देखो सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब मैंने तैयारी की और उसमें कोई पॉलिटी का चैप्टर होता तो वो 10 से 20 पेजों में कवर होता। आप ये 3 से 4 पेज में या 2 से 3 पेज में, तो मैं कई बार कहता कि काश ये मेरे टाइम क्यों नहीं हुए सर। और छोटे वाले भाई अभी जो तैयारी कर रहा है उसको मैंने ये दोनों ही ला रखी है। मैंने कहा कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, और जो भी पूछता है तो मेरी पहली प्राथमिकता। और ये सर ये नहीं कि मैं, हाँ, मैं इसलिए नहीं है यहाँ पर आपका, मैं आपके प्लेटफॉर्म पर हूँ इसलिए मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, नहीं, दैट्स रियलिटी सर। क्या यही चीज़ों से है ना, मुझे जब भी कोई करते हैं तो मैंने कहा कि बिल्कुल कम समय में सारगर्भित चीज़ से आप ये क्लियर कर सकते हैं। और ऐसे शायद यानी कि बिल्कुल सर, ये मैंने कल ही देखा था सर इसके बारे में। और मैं एक बार इसको देखकर फिर यानी कि रिव्यू के हिसाब से कि भाई कि क्या सर का कितना यानी कि इसमें मेहनत है। और आप मेहनत तो आपकी सर है ना बिल्कुल काबिले तारीफ है, इसको तो यानी कि मैं चैलेंज ही नहीं कर पाऊंगा। और एक खुशनसीब हूँ कि आज मुझे आपका यानी कि मंच साझा करने का यानी कि अवसर मिला। और ये चीज़ें भी यानी अगर काश मुझे पहले मिलती तो मैं बिल्कुल पहले यानी कि काफ़ी कुछ यानी कि टाइम से यानी कि निकल पाता। तो BL डारा सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज अपनी तैयारी प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी संघर्ष की कहानी से लोगों को परिचित करवाया, लोगों को मोटिवेट किया, विद्यार्थियों को प्रेरित किया। आपकी ही कहीं ना कहीं कहानी इसके इर्द गिर्द या आसपास घूमती है, ठीक है। तो BL डारा सर को जरूर फॉलो करें। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना, उनका जवाब आपको BL डारा सर देंगे। और समय समय पर आपके मोटिवेशन के लिए BL डारा सर और जैसे जो सपोर्टिव साथी है, जो सकारात्मक सोच वाले लेक्चरर हैं, ठीक है, या सरकारी सेवक हैं, उनको मैं आपके बीच लाता रहूंगा, ताकि आपको एक अलग रोज एक नई कहानी सुनने को मिले, ताकि उनकी जो कहानी कहीं ना कहीं आप जैसी कहानी होगी। आंखों में अरमान सजा लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और इसके साक्षात उदाहरण है BL डारा सर। सर अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा कि मेरे लायक कोई भी यानी कि सेवा हो स्टूडेंट के प्रति। मेरी एक टैग लाइन है, इंसानियत मेरा पहला धर्म है और ज़रूरतमंद बच्चों की यानी हेल्प करना मेरा परम कर्तव्य है। तो मेरे से लायक कोई भी यानी कि सेवा है तो आप मुझसे संपर्क करें। और 2 लाइनें यानी कि मैं अर्ज करना चाहूँगा खासतौर से मेहनत कश यानी विद्यार्थियों के लिए। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाह को हिलाना पड़ता है, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दीपक खुद जलाना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग जाना है तो खुद को मरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं मेहनत कश विद्यार्थियों को समर्पित मेरी ये 2 लाइनें। और मैं टेगलाइन के रूप में भी रखता हूँ कि आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा नहीं करें, क्योंकि आप पहले ही उस फल वाली इच्छा पे पहुंच गए तो कहीं ना कहीं मात खा जाओगे। आप अपना 100% देने का प्रयास करें। सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बात की कहानी है, क्योंकि आप एक पढ़ाई वाले दौर में रहोगे तो वो एक युद्ध होता है जिसमें सफलता या असफलता दोनों मिल सकती है। चुनौती के लिए आपको तैयार रहना होगा। असफलता मिलती है तो कमियों को दूर करें, सफलता मिलती है तो अगली यानी कि सीढ़ी पर आप पहुंचने का प्रयास करें। तो विद्यार्थियों के लिए मेरा छोटा सा संदेश है, मेहनत में ही विश्वास रखें, भाग्य और लक जैसी यानी कि स्थिति को आप नकारें। मेहनत करोगे, 100% देने का प्रयास करें, आप भी यानी कि अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। आप अपनी यानी कि जो उड़ान है उसमें सफल हो पाओगे। देखिए, आज के इस छोटे से सेशन में मैं खुद ऊर्जान्वित हो गया, खुद एनर्जेटिक हो गया BL डारा सर को सुन के। और इनकी जो सामाजिक सरोकार की पहल है, ठीक है, उसने भी मेरा दिल जीत लिया। तो BL डारा सर के लिए मैं ये कहूंगा कि BL डारा सर, आपके 12th क्लास के जो बच्चे हैं मेरी ओर से, उनको पॉलिटी का कोर्स निःशुल्क दिया जाएगा। जो 12th क्लास करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कंपटीशन के दौर में जा रहे हैं, CET की तैयारी करते हैं 12th पास करके, तो उनको मेरा राजस्थान पॉलिटी का कोर्स आपको निःशुल्क दिया जाएगा। क्योंकि आपकी सामाजिक सरोकार की पहल को देख के मुझे भी इस चीज के लिए प्रेरित कर दिया आपने। तो आपकी 12th क्लास के बच्चे जो हायर सेकेंडरी स्कूल भटसिया में पढ़ते हैं, 12th क्लास के बच्चे, ठीक है, उनको 12th क्लास के साथ ही आपको राजस्थान पॉलिटी कोर्स मेरी ओर से निःशुल्क दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी इसके, क्योंकि वो जो चीज़ें बच्चों को मिलेगी ना तो बच्चे क्या कि कम समय में इतनी चीज़ें ग्रहण करेंगे तो उनको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा।
क्या होता है कई बार वो 2-5 पेज पढ़ते हैं और कुछ मसाला उसमें नहीं मिलता है ना, तो वो फिर बोरिंग लगता है, छोड़ देते हैं। आपने इतना बड़ा दिल दिखाया, आप बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, एक ही बार जीवन मिला है, जी भरकर आप यानी कि जिए उसको, खूब मेहनत करें। और निराश करने वाले कई बार थपेड़े आते हैं, उनसे घबराना नहीं होता है, उनको मात देना होता है। आप कुछ अच्छा करिए, देश का समाज का नाम रोशन करें। और मेरी आपके लिए इनकी अग्रिम शुभकामना होगी कि मेरी अगली जो मुलाकात होगी वो एसडीएम राहुल सर से इनकी होगी। बिल्कुल मेरी है ना, बिल्कुल मुझे ये जानकारी प्राप्त है, और मैं बिल्कुल आईवीएस यानी कि ये प्रे करूंगा भगवान से कि आप जैसी शख्सियत, क्योंकि जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही है गरीब निःशुल्क विद्यार्थियों को। और कई बार मैं बैठे बैठे ऐसे ही बैठा होता हूँ तो आपकी 2-2 घंटे की क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ने का यानी शुरू से ही रहा है। तो मैं कहीं बैठा होता हूँ बिस्तर में, अब घर वाले कहते हैं कि क्या कर रहे हो भाई, मैं क्लास ले रहा हूँ। क्या आपको कौन सी, मैंने कहा मैं खुद को अपडेट करने के लिए, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो भाई, मैंने डेली यानी कि 5 से 7 जीके क्वेश्चन यानी कि दे रहा हूँ, ठोस ये चीज़ें उनके लिए तैयार हो जाए। समाचार वाचन होता है प्रेयर में, 5 से 7 क्वेश्चन में इसलिए बच्चों को तैयार करवाता हूँ कि उनको देश दुनिया की खबर है, और यही चीज़ें इंपॉर्टेंस है आगे चलकर। हमारे बच्चों को ये याद है कि अभी यानी कि चीफ जस्टिस कौन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, बिल्कुल आपको इनके एकदम इनके डाटा के साथ यानी कि वो शेयर कर देंगे। जी सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके आज, और आप लोगों को भी एक अलग ही आप लोगों में ऊर्जा का संचार हुआ होगा। तो आप एक बार मेरी ओर से और आप सब की ओर से बीएल टारा सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज अपनी तैयारी प्लेटफॉर्म पे आए, अपने विचार साझा किए और अपने विचारों से युवाओं को प्रेरित किया। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।